बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम उर्दू लैंग्वेज की सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बुनियाद पर। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बात किया था सेल ऑफ़ द इम्यूनो सिस्टम के हवाले से कि हमारे इस इम्यूनो सिस्टम में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, वो हमने तफसील से पढ़े थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हवाले से कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे पास है क्या चीज़। ठीक है, तो मेरा नाम मोहम्मद कामिल ख़ान एंड आई एम द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन की कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या चीज़। पहला पॉइंट ये कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाइटल कंपोनेंट ऑफ डिफेंस सिस्टम हैविंग इंटीग्रल रोल नॉट ओनली इन इनेट इम्यूनिटी बट आल्सो एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्यूनो सिस्टम का एक अहम पार्ट है, एक अहम हिस्सा है, जो कि ना सिर्फ इनेट इम्यूनो सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बल्कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं प्रोवाइड गुड डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शियस एजेंट्स बाय प्रोसेस लाइक डायरेक्ट सेल लाइसिस, ऑगमेंटिंग इन्फ्लेमेशन एंड फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। डिफेंस का मतलब है आपकी बॉडी को बचाता है किसके ख़िलाफ़? जो नुकसानदेह इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन, तो इसके ख़िलाफ़ ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है एक अहम रोल अदा करता है या एक ज़बरदस्त किस्म का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल आपके पास डायरेक्ट लाइस हो जाते हैं। लाइस का मतलब है मतलब ख़त्म हो जाते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं सिंपली, या बर्स्ट हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि एगुमेंटिंग इन्फ्लेमेशन। एगुमेंटिंग इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि ये इन्फ्लेमेशन को में भी एक अहम रोल अदा करता है। मतलब है कि इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को भी ये क्या करता है, इन्हेंस्ड करता है। एंड फेगोसाइटोसिस, और इसी तरह फेगोसाइटोसिस के अमल भी करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी ये प्रोसेस होगा तो इसके दौरान आपके पास मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और न्यूट्रोफिल एक्ट एज अ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइट सेल्स कहते हैं क्योंकि इसमें मोनोसाइट भी आ जाते हैं, चूँकि मोनोसाइट में दोनों मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल होते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ये जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं ये माइक्रोब्स को फिर इनगल्फ करते हैं, यानी निगल लेते हैं। ठीक है, तो ये फेगोसाइटोसिस का अमल में भी एक अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन 30 सीरम प्रोटीन। तो तकरीबन 30 से ज़ायद प्रोटीन से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके पास बने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्रेजेंट नॉर्मली इज़ इनएक्टिव ज़ाइमोजीन फॉर्म। ये असल में अगर आप देख ले तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ज़ाइमोजीन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब ये आपके पास सेल से निकलते हैं और जब कोई माइक्रोब्स इंटरनलाइज हो जाता है तो तब क्या होता है, आपके पास ये 30 सीरम प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 एक्टिवेट होते रहते हैं। इसमें 9 आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसको हम कहते हैं C1 से लेकर C9 तक, इसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको देख ले, ये मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं। इसमें C1 के फिर मज़ीद 3 टाइप्स हो जाते हैं, C2 के फिर 2 टाइप, C3 हो, इसी तरह जब आप गिनते रहोगे तो 30 से ज़्यादा प्रोटीन आपके पास कॉम्प्लीमेंट के बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ज़ाइमोजीन प्रोटीन आर इनएक्टिव इन अ कैस्केड मैनर। मतलब ये हुआ कि ज़ाइमोजीन जो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द प्रोटीन तब एक्टिवेट होंगे जब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ज़ाइमोजीन प्रोटीन है ये इसकी एक्टिवेशन जो होगा वो तरतीब के साथ होगा। मतलब आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C1 है, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं हुआ कि सबसे पहले आपके पास C9 होगा, फिर C3 होगा, फिर C5 होगा, डिसअरेंज फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि कैस्केड मैनर में होगा। कैस्केड मैनर में ये कि 1 2 3 4 5, तो कुछ यू आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन है यू एक्टिवेट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड परफॉर्म रेंज फंक्शन ऑफ डायरेक्ट सेल लाइसिस, एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं जब ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं या मिल जाते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस अदा करते हैं। ये पहला फंक्शन मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सेल लाइसिस, सेल को बर्स्ट करते हैं पहला। दूसरा फंक्शन ये हुआ कि इन्हांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है। मतलब फेगोसाइटिक सेल आते हैं और वो
इनगल्फशन यानी फेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं, इन्फ्लेमेशन का अमल होता है, और इसी तरह बी सेल और टी सेल एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ये जो पिछला हमने पढ़ा ये था इंट्रोडक्शन, कुछ छोटे छोटे बातें जो कि हमें समझना निहायत ज़रूरी है। अब हमारे पास जो पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो हमारे पास 3 पाथवे है, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे, दूसरे को हम कहते हैं लेक्टन पाथवे, तीसरे को हम कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। अब ये जो 3 पाथवे है, दिस 3 पाथवे कन्वर्ज एंड फर्दर प्रोसीड टर्मिनल पाथवे दैट स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज एंड एंड अप द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 पाथवे होते हैं ये फिर मज़ीद एक दूसरा पाथवे बनाते हैं जिसको हम टर्मिनल पाथवे कहते हैं। टर्मिनल पाथवे जो है वो स्टार्ट होता है C3 कन्वर्टेज से, और फिर उसका जो एंड अप होता है वो है मैक यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के बाद वो फिर ख़त्म हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों पाथवे में से आपके पास C3 कन्वर्टेज बनते हैं। अब ये क्या होते हैं उसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे आगे। जिससे ये C3 कन्वर्टेज बन जाता है, फिर आखिर में ये जब एंड अप प्रोसेस, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस जब एंड अप होगा तो वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स पर एंड अप हो जाएगा। अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या है, C3 कन्वर्टेज क्या है, ये पाथवेज क्या है, इसको अब हम 1 बाय 1 तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल पाथवे। अब क्लासिकल पाथवे क्या है, ठीक है। द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पाथवे डिस्कवर्ड, सबसे पहले जो पाथवे डिस्कवर्ड हुआ है वो है आपके पास क्लासिकल पाथवे, ठीक है। often referred to as antibody dependent pathway as it is activated after recognition FC portion of the antibody। अब ये आपके पास ऐसा पाथवे होता है कि जब आपके पास कोई माइक्रोब्स के इर्द गिर्द, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर आपको बना दूँ तो सबसे पहले ये आपके पास एक माइक्रोब्स हो गया, ठीक है ना। तो जब आपके बॉडी में कोई माइक्रोब्स इंटरनलाइज हो जाता है तो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द आपके पास 2 एंटीबॉडी आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इस एंटीबॉडी का ये जो FC पोर्शन है, ये इसको हम कहते हैं FC पोर्शन, ठीक है। इस FC पोर्शन पर आपके पास क्या होता है कि क्लासिकल पाथवे का एक प्रोटीन आकर अटैच होता है जिसको हम कहते हैं C1 प्रोटीन। C1 प्रोटीन के आपके पास 2 डोमेन होते हैं, 3 डोमेन होते हैं। एक को हम C1R, C1S और C1Q, ठीक है, C1RSQ, ये 3 प्रोटीन इसमें होते हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास C2 आकर यहाँ पर C2 आ जाता है, ठीक है। C2 क्या करते हैं, वो 2 में डिवाइड होते हैं, C2A और C2B, ठीक है। फिर इसी तरह C3 आ जाता है। अब ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि C3 फिर क्या करते हैं, इसी तरह फिर C4, C5, C6 और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक होल सा बन जाता है, ठीक है ना, आप देख सकते। तो ये होल जो है बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो कुछ यू आपके पास क्या होता है, आपके पास कुछ यू क्लासिकल पाथवे के एक्टिवेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। क्लासिकल पाथवे ट्रिगर by C1 consisting of recognition molecule C1Q, 2 protease C1R, C1S। क्लासिकल पाथवे जैसे कि अभी हमने बात की कि ये तब एक्टिवेट होगा जब माइक्रोब्स के ऊपर माइक्रोब्स इंटरनलाइज हो गया, तो माइक्रोब्स इंटरनलाइजेशन के बाद आपके पास क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा। लेकिन डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होगा, तब एक्टिवेट होगा जब उसके ऊपर एंटीबॉडी होगा। क्यों? क्योंकि क्लासिकल पाथवे जो है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है। अगर एंटीबॉडी माइक्रोब्स के ऊपर होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बनाया है, देखो अगर माइक्रोब्स के ऊपर एंटीबॉडी हुआ तो तब क्या होगा, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो क्लासिकल पाथवे जैसे एक्टिवेट होगा तो क्लासिकल पाथवे में आपके पास जो पहला प्रोटीन है उसको हम कहते हैं C1 प्रोटीन कहते हैं। C1 प्रोटीन के आपके पास 3 पार्ट होते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया। एक को हम C1Q कहते हैं जो कि रिकग्निशन मॉलिक्यूल होते हैं, रिकग्नाइज करते हैं ये FC पोर्शन जो होता है, अगर आप देख ले ये वाले, ये जो FC पोर्शन है इसको क्या करते हैं, इसको रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। क्लासिकल पाथवे का जो C1 प्रोटीन है, C1Q वाला। फिर जो B पोर्शन ये कहते हैं कि 2 प्रोटीएज, इसमें 2 प्रोटीएज होते हैं जिसको हम C1R, C1S कहते हैं। तो आप ये देख ले, C1QRS ये तीनों मिलकर C1 बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे अब इन तीनों का फंक्शन बताया गया है। C1Q रिकग्नाइज एमिनो कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेट C1R, देन एक्टिवेट C1S।
ये आपके पास C1 प्रोटीन है, आप देख ले। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो C1Q है ये क्या करता है, ये जैसे ही FC पोर्शन को रिकग्नाइज कर लेता है, अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास एंटीबॉडी है, ठीक है, ये देखो, तो ये क्या करते हैं, ये जो C1Q है ये इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। रिकग्निशन के बाद क्या होता है, आपके पास इसके जो दो प्रोटीन है C1R और C1S, फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें C1S का काम ये है कि ये C4 को दो में डिवाइड करते हैं, C14A और C14B में। C1S का काम ये है कि ये C2A और C2B, C2 को C2A C2B में डिवाइड करते हैं। फिर आपके पास चूँकि C4 और C2 ये दोनों डिवाइड हो गए, तो इसमें C4B और C2A, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर आपको माइक्रोब्स ड्रा करके दिखाऊँ, अब ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, तो ये जो दो प्रोटीन है ये वाले, एक C2 हो गया और एक ये आपके पास ये मिसाल C2 होगा और ये आपके पास C4 हो गया। तो क्या होगा, ये C4 आपके पास दो में डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपके पास दो में डिवाइड हो जाएगा, ये C4A और ये B, इसी तरह C2A और C2B। तो याद रखिएगा इसका ये जो C4B और C2A जो होता है, अब ये वाला A, C4 का A पोर्शन और C2 का B पोर्शन, ये आकर यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल पर, और इसके ये जो दो और पोर्शन होते हैं, ये B और A पोर्शन, C4 का B और C2 का A पोर्शन, ये आपके पास एनाफैलाटॉक्सिन के तौर पर फिर काम करते हैं, ये रिलीज्ड आउट हो जाते हैं, ये फिर आपके पास दूसरे फेगोसाइटिक सेल को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो दो है, ये जो आपके पास दो है, ये C4B और C2A, ये क्या करता है, ये आपके पास C3 कन्वर्टेज बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके पास C3 प्रोटीन आ जाते हैं और C3 प्रोटीन फिर क्या करते हैं, वो इस दो कॉम्प्लेक्स, अब ये जो दो कॉम्प्लेक्स, अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास बन गए, तो C3 प्रोटीन आकर यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं, फिर C3 प्रोटीन मज़ीद तीन में तकसीम हो जाते हैं, एक को C3A और दूसरे को C3B कहते हैं, और इसी तरह C3B आते अटैच हो जाते, सॉरी C3A इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इस बैक्टीरियल सेल पर कि ये बिल्कुल टेस्टी दिखाई देता है फेगोसाइटिक सेल के लिए। तो फेगोसाइटिक सेल जब इसको देखते हैं, अब मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर ये ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ, लेट्स सपोज अब आपके पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप देख ले, इसके ऊपर ये अब आपके पास ये जो येलो कलर है, ये आपके पास C3 प्रोटीन है, ठीक है, तो इतने ज़्यादा C3 प्रोटीन इस पर अटैच हो जाते हैं कि ये जो आपके पास ये फेगोसाइटिक सेल होते हैं, मिसाल के तौर पर अब ये आपके फेगोसाइटिक सेल है, तो ये फेगोसाइटिक सेल इसको आसानी से इनगल्फ कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज, जब ज़्यादा C3 यहाँ पर आ जाते हैं, और जब फेगोसाइटिक सेल इसको इनगल्फ करते हैं तो इसको हम फेगोसाइटोसिस का अमल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम जो है, ये अब अगर आप देख ले तो ये असल में किसका डायग्राम है, ये आपके पास है C1 प्रोटीन का, ठीक है। अब हमारे पास है लेक्टिन पाथवे। अब लेक्टिन पाथवे किस तरह एक्टिवेट होगा, लेक्टिन पाथवे क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेक्टिन pathway is activated after recognition of carbohydrates on the surface of bacteria by recognition molecule including menin binding lectin, peculins and CL11। इसका मतलब ये हुआ कि पिछला जो हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट, ये जो क्लासिकल पाथवे, उसमें हमने ये पढ़ा कि ये तब एक्टिवेट होगा जब बैक्टीरियल सेल के ऊपर एंटीबॉडीज़ होगा, तब यहाँ पर एक्टिवेशन लेक्टिन पाथवे या MBL पाथवे, मेनन बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे भी हम इसको कहते हैं, ये तब एक्टिवेट होगा जब बैक्टीरियल सेल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स होगा, तो तब ये एक्टिवेट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन भी हो सकते हैं, पेकोलिन्स भी हो सकते हैं, CL11 ये भी हो सकता है। अगर ये पाथवे होगा तो तब ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। दिस पाथवे कैन रिकग्नाइज एंड किल पैथोजन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। तो वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये आपके पास एंटीबॉडी पे डिपेंड नहीं करता, एंटीबॉडी के बगैर ही ये बैक्टीरियल सेल या किसी भी पैथोजन को किल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, MBL, पेकुलिन्स एंड CL11 कैन रिकग्नाइज वाइड रेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द पैथोजन सरफेस। इनका मतलब ये हुआ
कि ये जो MBL फेकोलिन्स और CL11 जो है ये बिल्कुल आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये आपके पास पैथोजन पर लार्ज अमाउंट ऑफ पाए जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं आफ्टर रिकग्निशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स MBL फेकोलिन एंड CL2 MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीज एंड एक्टिव। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट्स रिकग्नाइज हो जाते हैं तो आपके पास एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं, या एंजाइम जिसको हम कहते हैं MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीज। ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और ये इस कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ लेते हैं। लेक्टिन पाथवे में ये प्रोटीन एक्टिवेट होकर इस कार्बोहाइड्रेट को पकड़ लेते हैं। जब जैसे ये पकड़ लेते हैं तो इसके एक्टिवेशन के साथ साथ फिर आपके पास मज़ीद C4 एक्टिवेट होता है, वो फिर दो में डिवाइड हो जाए, C4A C4B में। तो ये किस तरह डिवाइड होता है, ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन C4 को दो में डिवाइड करता है। इसी तरह C2 को भी दो में डिवाइड करते हैं, C2A C2B में से। फिर इसी तरह जो पिछला हमने पढ़ा क्लासिकल पाथवे में, इसी तरह यहाँ पर भी C4B C2A क्या करते हैं, वो C3 कन्वर्टेज के तौर पर काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ C3 प्रोटीन आकर बाइंड हो जाते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इसी तरह फिर क्या होता है, आपके पास ये जो है एक्ट एज अ ये सेल अब जो है फेगोसाइट सेल्स के लिए बिल्कुल तैयार है, तो फेगोसाइट सेल आकर इसको इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो C3 कन्वर्टेज का ये मतलब हुआ। अब ये डायग्राम अगर मैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझाऊं तो ये आपके पास वो प्रोटीएस है, ठीक है, MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएस है 2। अब सबसे पहले C4 प्रोटीन आकर इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। बाइंडिंग की वजह से ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। इसका ये जो पोर्शन होता है बैक्टीरियल सेल पर आ जाता है C4 वाला, C4B वाला, और C4A वाला पोर्शन रिलीज्ड आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है फिर C2 आ जाते हैं, C2 भी इसके साथ जैसे ही बाइंड हो जाते हैं ये भी दो में डिवाइड होता है, ठीक है। C2A पोर्शन जो है वो C4B पोर्शन के साथ अटैच हो जाता है और C2B पोर्शन जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। फिर इसी तरह ये जो तीसरा प्रोटीन है, अब ये जो होता है ये फिर रिलीज आउट हो जाता है। लास्ट में सिर्फ आपके पास ये दो बच जाते हैं। इस दो के साथ ये C3 या अब ये दो जो है C4B C2A एक्ट एज अ C3 कन्वर्टेज। मतलब ये हुआ ये C3 को कन्वर्ट करते हैं दो में, ये देखो C3A में और C3B में। C3B इनके साथ मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और C3A जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। अब ये जो C3A जैसे रिलीज आउट हो जाते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ C3 प्रोटीन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं C3B प्रोटीन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये देखो। नेक्स्ट पर ये होता है ये जो दो प्रोटीन ये C4 और C2B और C4A एक्ट एज अ एनाफिलाटॉक्सिन, मतलब फेगोसाइटिक सेल को फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ यू लेक्टिन पाथवे में आपके पास अमल होता है। नेक्स्ट आपके पास है अल्टरनेटिव पाथवे। अब अल्टरनेटिव पाथवे क्या है, दिस पाथवे डज नॉट रिक्वायर एनी रिकग्निशन मॉलिक्यूल फॉर द एक्टिवेशन। दोनों में हमने ये पढ़ा, क्लासिकल और MBL पाथवे में हमने ये पढ़ा कि क्लासिकल पाथवे में हमने पढ़ा कि हमारे पास एंटीबॉडी का होना ज़रूरी है तो तब क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा, जबकि लेक्टिन या MBL पाथवे में हमने ये पढ़ा कि ये तब एक्टिवेट होगा जब कार्बोहाइड्रेट्स होगा, जबकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी। माइक्रोब जैसे ही आएगा तो तब ये भी एक्टिवेट होगा, ये किसी तरीके से भी एक्टिवेट हो सकता है। मतलब ये हुआ कि इसको ना एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती है ना ही कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायर कंटिन्यूस कोवेलेंट बाइंडिंग C3 पैथोजन सरफेस। इसके लिए सिर्फ एक ही प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट की, जिसको हम कहते हैं C3 प्रोटीन। C3 प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में आपके पास ब्लड में सर्कुलेट करते हैं मगर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब ये C3 प्रोटीन यहाँ पर लिखा है कि जब ये C3 प्रोटीन आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, ये देखो C3H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाते हैं तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये अब आपके पास C3 प्रोटीन है। तो वाटर के बाइंडिंग की वजह से ये C3 प्रोटीन आपके पास मज़ीद इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये आप देख सकते हैं। फिर ये जो C3H2O ये फिर आपके पास फैक्टर B के साथ बाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर फैक्टर B अब आपके पास बाइंड होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, जब ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, फिर फैक्टर D आकर इसके साथ बाइंड हो जाती है। ये फैक्टर D है मिसाल के तौर पर।
फिर क्या होता है, फैक्टर डी जो है वो फैक्टर बी को दो में डिवाइड करते हैं। ये जो फैक्टर बी है इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक को हम बी ए और दूसरे को हम बी बी कहते हैं, ठीक है। बी ए फ्रेगमेंट जो है वो रिलीज्ड वेयर एज बी बी रिमेन्स अटैच। बी ए मिसाल ये बी ए तो ये रिलीज्ड आउट हो जाता है, जबकि बी बी पोर्शन जो है वो इसके साथ तब भी बैंड होता है। तो कुछ हम ये वाला हासिल कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। अब ये जो C3H2O BB ये जो 3 कंपोनेंट है या 3 पार्ट्स है, जो भी आप इसको कहते हैं, ये फिर आपके पास C3 कन्वर्टेज के तौर पर काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि C3 प्रोटीन आएगा, वो इसके साथ जैसे आएगा उसकी वजह से C3 के दो हिस्से होंगे, C3A C3B। C3A रिलीज्ड आउट होगा बिल्कुल क्लासिकल पाथवे और अल्टरनेटिव ये जो लेक्टिन पाथवे में हमने पढ़ा बिल्कुल इसी तरह अमल होगा फिर यहाँ पर भी। तो C3B जो है वो आपके पास बैक्टीरियल सेल पर बाइंड होगा, C3A यहाँ से चले जाएंगे और इसी तरह ज़्यादा अमाउंट में C3B बाइंड हो जाएंगे और ये फिर फेगोसाइटिक सेल को अट्रैक्ट कर लेंगे C3A कि आपका बैक्टीरियल सेल तैयार है इनगल्फशन के लिए, अब आप इस बैक्टीरियल सेल को इनगल्फ कर सकते हैं। तो कुछ यूँ अमल होगा। फिर लास्ट में हमारे पास ये जो पाथवे है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पाथवे। इस दौरान आपके पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक होल सा बन जाता है। क्या होता है, कभी कभार ऐसा अमल होता है कि आपके पास ये तमाम तर पाथवे रहते हैं, C3 कन्वर्टेज भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल किल नहीं होता और फेगोसाइटिक सेल इसको इनगल्फ नहीं कर पाते। तो फिर लास्ट में आपके ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ये मेम्ब्रेन अटैक पाथवे बनाते हैं, जिसका मतलब है टर्मिनल पाथवे। अच्छा, इस दौरान क्या होता है इसका अब हम ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑल 3 इनिशिएट पाथवे क्लासिकल लेक्टिन अल्टरनेटिव कन्वर्ज अपॉन C3 कन्वर्टेज। अब ये जो 3 पाथवे है क्लासिकल अल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे, ये तीनों जो है C3 कन्वर्टेज बनाते हैं, ठीक है। C3 कन्वर्टेज जो है वो C3 को 2 में डिवाइड करते हैं, C3A और C3B में, ठीक है। लेकिन C3A जो है वो जैसे रिलीज्ड आउट हो जाते हैं, C3B बैक्टीरियल सेल पर बैंड हो जाते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ C3B आपके पास बैक्टीरियल सेल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फेगोसाइटिक सेल उसको आसानी से इनगल्फ कर लेते हैं। कभी कभार ये अमल नहीं होता, ये अमल मतलब C3B आ जाते हैं लेकिन फेगोसाइटोसिस का अमल कभी कभार नहीं होता। फेगोसाइट सेल तब भी इसको सही तरीके से मतलब इनगल्फ नहीं कर पाते। फिर क्या होगा, फिर आपके पास C5 कन्वर्टेज बनेगा। ये C5 कन्वर्टेज अल्टरनेटिव क्लासिकल पाथवे में भी बनता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलहदा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्या होता है, C5 कन्वर्टेज जो होता है वो C5 को 2 में डिवाइड करते हैं, C5A और C5B में। फिर C5 जो है C5A वो रिलीज्ड हो जाते हैं, जबकि C5B जो है वो सेल के साथ यानी सेल सरफेस पर बैंड हो जाते हैं, जो बैक्टीरियल सेल सरफेस या एनी पैथोजन के सेल सरफेस पर बैंड हो जाते हैं। इसके साथ साथ C6, C7 और C8 ये तीनों आ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं C5B678 कॉम्प्लेक्स। ये 3 जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या 4 जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या करते हैं, C9 प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे ही C9 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ C9 प्रोटीन एक्टिवेट होकर वो एक होल बनाते हैं। तो ये नीचे वाला डायग्राम अगर आप देख ले तो आप लोगों का जहन में थोड़ा बहुत आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ये आपके पास ये नीचे जो है ये वाले ये वाला जो है ये आपके पास C3 कन्वर्टेज है, ये जो है ये आपके पास मतलब C5 कन्वर्टेज है। ये वाला C5 कन्वर्टेज की वजह से फिर आपके पास क्या होता है, ये C9 प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में और C5 C7 6 आ जाते हैं। तो ये देखो, ज़्यादातर प्रोटीन C6 7 8 और C9 ये ज़्यादा प्रोटीन जब आ जाएंगे तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप देख सकते हैं। तो ये असल में ये जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल है या मेम्ब्रेन है, उस पर आकर ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। और इसी तरह बैक्टीरियल सेल रप्चर और बर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मैंने आप लोगों के लिए तलाश किया, तो ये डायग्राम आप देख लें। क्या होता है कि सबसे पहले ये जो C6, C7 और C5B ये तीनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये 3 कॉम्प्लेक्स, ये देखो यहाँ पर ये जो नीचे है ये बैक्टीरियल सेल है, वॉल है, ठीक है।
जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इसके साथ C8 भी आकर बाइंड हो जाते हैं। ये आप देख लें, C8 के बाइंड होने के साथ फिर लार्ज नंबर ऑफ ज़्यादा अमाउंट यानी C9 के ज़्यादा नंबर जो है फिर इसके साथ अटैच हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। और इस लार्ज नंबर ऑफ C9 प्रोटीन की वजह से होल बन गया। ये देखो, होल बनने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरियल सेल रप्चर हो जाएगा और इसी तरह बैक्टीरियल सेल किल हो जाएगा। ये जो नीचे डायग्राम है, दिस इज़ द रियल डायग्राम। अभी आपके पास रियल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो। तो बैक्टीरियल सेल में ये जो होल है, ये देखो आप देख सकते हैं। तो कुछ यूँ आपके पास ये है, ठीक है। तो ये आपके पास टर्मिनल पाथवे है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या इफेक्ट है। पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ये आपके पास द पैथोजन रिकग्निशन लीडिंग टू लाइसिस ऑफ द टारगेट सेल। ये टारगेट सेल को रप्चर करता है या लाइस्ट करता है। टारगेट सेल को रिकग्नाइज करके उसको रप्चर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द अदर एडिशनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर इज डायरेक्ट लाइसिस बाय बैक्टीरिया मैक। ये डायरेक्ट बैक्टीरियल सेल को भी लाइस्ट करता है। किस तरह, यानी मैक के फॉर्मेशन की वजह से। मैक का मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो तब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि C5b, C6, C7, C8, C9। ये सारे प्रोटीन इकट्ठे होकर होल बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा कि ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। समझ गए, ग्राम नेगेटिव में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन काफ़ी थिन होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में थिक मेम्ब्रेन होने की वजह से उसमें बनने के चांसेस काफ़ी कम है और सही तरीके से बनता भी नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका रोल जो है वो एनाफाइलोटॉक्सिन है ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्मॉलर क्लीवेज प्रोडक्ट। जो छोटे छोटे क्लीवेज प्रोडक्ट है जैसे कि आपके पास C3a, C5a आर रिलीज्ड एंड कॉल्ड एज एनाफाइलोटॉक्सिन। इनका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ C3a, आपके पास C2a, C4b, C5a, ये जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के, जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो इसके छोटे पोर्शन रिलीज आउट हो जाते हैं, जबकि बड़े पोर्शन जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल पर आके बैंड हो जाते हैं। ये जो छोटे पोर्शन होते हैं ये एक्ट एज अ एनाफाइलोटॉक्सिन के तौर पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दूसरे सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, फेगोसाइटिक सेल को, ताकि बैक्टीरियल सेल को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। न सिर्फ फेगोसाइटिक सेल को, कभी कभार ये जो है नेचुरल किलर सेल को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो नेचुरल किलर सेल जो है उस सेल को फिर किल करते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेन फंक्शन है वो है अपसोनाइजेशन। मतलब ये हुआ कि ये C3b, C4b, C5b ये जो तीन प्रोटीन होते हैं ये एक्ट एज अ ऑप्सोनियन के तौर पर काम करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के जो बड़े प्रोटीन है जैसे कि C3b, C4b, C5b, ये तीन प्रोटीन क्या करते हैं, ये तीन प्रोटीन इकट्ठे होकर मेम्ब्रेन सेल सरफेस पर बाइंड हो जाते हैं और एक्ट एज अ ऑप्सोनियन के तौर पर काम करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन का अमल होता है। मतलब ये हुआ कि बैक्टीरियल सेल पर जो फेगोसाइटिक सेल होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये इसके फंक्शन है। एनाफाइलोटॉक्सिन थोड़ा सा तफसील से हम पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़। एनाफाइलोटॉक्सिन स्मॉलर क्लीवेज प्रोडक्ट जैसे कि C3 का और C5 का, इसके जो स्मॉल पोर्शन होते हैं C3a, C5a, ठीक है, ये रिलीज आउट होते जाते हैं कंटिन्यूसली, यानी बार बार ये रिलीज आउट होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास दूसरे एमिनो सेल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट असल में इम्यूनो सेल इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि इसके सरफेस पर आपके पास C3AR और C5AR होते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनो सेल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि C3A और C5A इज़ रिलेटेड टू C3AR, C5AR रिस्पेक्टिवली, तो इसी वजह से आपके पास वो सेल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। Next, एनाफाइलोटॉक्सिन mediated the release of different mediators that act as a strong chemoattracting for neutrophil, monocyte and macrophages. एनाफाइलोटॉक्सिन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर है, मतलब मीडिएट यानी इन्हेंस्ड करता है या एक्टिवेट करता है किसको, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस को। दीज थ्री सेल्स आर एक्चुअली फेगोसाइटिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं एनाफाइलोटॉक्सिन आल्सो इंड्यूस डीग्रेनुलेशन ऑफ द मास्ट एंड बेसोफिल। एनाफाइलोटॉक्सिन इसके अलावा मास्ट सेल और बेसोफिल को क्या करते हैं, इसके डीग्रेनुलेशन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल में आपके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं वो डिग्रेनुलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उसके ग्रेन्यूल्स बर्स्ट हो जाते हैं और उससे एंजाइम रिलीज हो जाते हैं जिसको हम हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंड
और काइनेस वगैरह ये एंजाइम कहते हैं, ये रिलीज होकर वेजोडाइलेशन और कैपिलरी लीकेज करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपके पास होता है इंक्रीज इन्फ्लेक्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर एंड ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन का अमल होता है। जब इन्फ्लेमेशन का अमल होता है तो ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं इन्फेक्शियस साइट पर। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स मतलब ये WBC की बात कर रहे हैं। फिर इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपके पास फेगोसाइटोसिस का अमल होता है और फेगोसाइटोसिस की वजह से जितने भी पैथोजन होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि एनाफाइलोटॉक्सिन मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एंटी एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी। एनाफाइलोटॉक्सिन दोनों में एक अहम रोल अदा करता है, यानी ये बैलेंस प्रोवाइड करते हैं एंटी और प्रो इन्फ्लेमेटरी से पहले और इन्फ्लेमेटरी के बाद ये दरमियान में होता है। ठीक है, तो ना तो इन्फ्लेमेशन होता है ना ही इन्फ्लेमेशन से पहले ये होता है। और ये क्या करता है, ये आपके पास इम्यूनो सिस्टम बाय इंड्यूसिंग और डाउन रेगुलेटिंग इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। इसका मतलब है कि ऐसे साइटोकाइंस को मतलब एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का अमल नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है ऑप्सोनाइजेशन का। ऑप्सोनाइजेशन मतलब ये किस तरह करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये पढ़ते हैं प्रोसेस बाय विच पैथोजेंस इज टैग्ड बाय सीरम प्रोटीन। वो प्रोसेस जिसमें आपके पास ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसके ऊपर सीरम प्रोटीन मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टैग्ड हो जाते हैं। और जब ये टैग्ड हो जाते हैं तो मैक्रोफेजेस और दूसरे ल्यूकोसाइट इसको क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया सेल को इनगल्फ करते हैं या पैथोजन को इनगल्फ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट, जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट के जो क्लीवेज प्रोडक्ट है जैसे C3b, C4b, C5b, ये असल में फेगोसाइटोसिस के तौर पर काम करते हैं और ये ऑप्सोनाइजिंग करते हैं। असल में बैक्टीरिया सेल पर बाइंड हो जाते हैं। अब ये एक्ट एज अ ऑप्सोनाइजिंग ड्यू टू विच द ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस विल अकर। नेक्स्ट फिर आपके पास होता है मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स हैव रिसेप्टर्स लाइक CR। मैक्रोफेजेस में CR1, CR3 की तरह रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑप्सोनियंस मतलब उसको रिकग्नाइज करते हैं और फिर वो फेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्सोनाइजेशन आल्सो हेल्प इन क्लियरेंस इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। ऑप्सोनाइजेशन क्या करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब ये भी हुआ कि ये आपके बॉडी में इम्यूनो सिस्टम के बनने के बाद आपके बॉडी में एक क्लियरिंग का अमल करता है, मतलब आपकी बॉडी को साफ करते हैं पैथोजन से। नेक्स्ट C3a, C3b, C4b attach immunocomplex and binds to CR1 on erythrocyte। C3b, C4b जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, CR1 के साथ बाइंड हो जाते हैं जो कि एरिथ्रोसाइट के ऊपर होते हैं और फिर इसी तरह ये स्प्लीन पर ट्रांसपोर्ट यानी स्प्लीन की तरफ ये चले जाते हैं और लिवर की तरफ। जब ये यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ से ये सेल क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि डिग्रेडेशन प्रोडक्ट यानी IC3b, C3c, C3dG कैन आल्सो एक्ट एज अ लेगेनिंट। ये लेगेनिंट के तौर पर काम करते हैं। CD21, CD35 ऑन बी सेल एक्टिवेट बी सेल एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इनका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास C3b होगा ये आपके पास एक्ट एज अ लेगेनिंट करेगा। इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोटीन आपके पास एक्टिवेट होंगे सेल के ऊपर होंगे तो इसकी वजह से आपके पास ये जो बैक्टीरिया ये जो दूसरे सेल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर बी सेल्स के ऊपर आपके पास ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम CD21 और CD35 कहते हैं। वो जैसे ही होते हैं जब ये C3b प्रोटीन आपके पास इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो ये बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। बी सेल के एक्टिवेशन की वजह से आपके पास क्या होता है, एंटीबॉडी रिलीज हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। असल में ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर अगर ये आपके पास C3b प्रोटीन होगा और ये C3b प्रोटीन फिर मज़ीद आपके पास बी सेल पर आकर बाइंड हो जाता है उसके रिसेप्टर पर, जिसके हम CD21 और CD35 कहते हैं, तो बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। ये बी सेल एक्टिवेशन का मतलब है कि ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर प्लाज्मा सेल आपके पास एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी आकर यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और फिर इसी तरह ये बैक्टीरियल सेल किल हो जाते हैं। अच्छा जी,
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है वो कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से रेगुलेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके पास चूँकि टारगेट करता है इन्फेक्शियस एजेंट को, तो ये कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन ट्रिगर एडिशनल इम्यूनो रिएक्शन दैट माइट बी हार्मफुल फॉर द होस्ट सेल। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, अगर ये ज़्यादातर एक्सपोज्ड होंगे पैथोजन के लिए, तो ये कभी कभार आपके होस्ट सेल को भी क्या करता है, किल कर सकते हैं, ये चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं होस्ट सेल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम बाय स्टैंडर्ड लाइसिस बाय नंबर ऑफ रेगुलेटरी डेट कंट्रोल द कॉम्प्लीमेंट अट्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि आपके होस्ट सेल जो है वो इसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से डिफेंस होते हैं, यानी प्रोटेक्टेड होते हैं, महफूज होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के दौरान कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की वजह से आपके पास फिर क्या होते हैं, फेगोसाइटिक सेल आ जाते हैं। तो इसी तरह होस्ट सेल आपके पास प्रोटेक्ट हो जाते हैं, फेगोसाइटिक सेल क्या करते हैं, वो पैथोजन को इनगल्फ करते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेटरी मेंटेन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन। ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, ये एक बैलेंस प्रोवाइड करता है एक्टिवेशन और इनहिबिशन के दरमियान। जब कभी एक्टिवेशन ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट की, तो ये रेगुलेटरी जो है उसको एक्टिवेट करते हैं, तो जब कभी इनहिबिशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये उसको इनहिबिट भी करते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट क्या हो जाता है रेगुलेशन की वजह से? रिज़ल्ट ये होता है कि आपके जो फॉरेन सेल्स होता है उसकी वजह से आपका बॉडी साफ हो जाता है। सेल्फ प्रोटेक्टिव सेल्स, सेल्स प्रोटेक्टेड, आपका जो अपने सेल होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ यूँ नतीजा इसका निकलता है। कॉम्प्लीमेंट रेगुलेशन आर डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरी। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं फ्लूइड रेगुलेटर्स, और दूसरे को हम कहते हैं सरफेस बाउंड रेगुलेटर्स। फ्लूइड फेस रेगुलेटर क्या होते हैं? फ्लूइड फेस रेगुलेटर मतलब वो, अब फ्लूइड फेस रेगुलेटर कौन कौन से होते हैं? इसमें फैक्टर एच होता है। फैक्टर एच क्या रेगुलेट करते हैं वो पढ़ते हैं। ये C3 को डिसोसिएट करता है अल्टरनेटिव पाथवे में, ठीक है, और इसके बाद C3b को रिमूव करता है। कहाँ से? इस कॉम्प्लेक्स में से, C3b कॉम्प्लेक्स में से C3b को रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्ट एज अ F1 और C3b F1 के तौर पर काम करता है। जब ये F1 के तौर पर काम करता है, कोफैक्टर F1 के तौर पर जब ये काम करता है, तो C3b को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं या उसको ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है C1 इनहिबिटर। अब ये कौन सा रेगुलेटर है? रेगुलेटर ऑफ द क्लासिकल एंड इलेक्ट्रिक पाथवे। इलेक्ट्रॉन और क्लासिकल पाथवे का एक रेगुलेटर है, ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक करता है सीरीन प्रोटीएस को। अब जब सीरीन प्रोटीएस ब्लॉक हो जाते हैं तो आपके पास क्या होता है? मज़ीद पाथवे नहीं होगा। अब ये सारे रेगुलेशन है, ठीक है, हम कॉम्प्लीमेंट के सिस्टम के रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये किस तरह रेगुलेट और इनहिबिट होता है। तो आपके पास जब सीरीन प्रोटीएस ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से C1R, C1S और ये MASP और MASP2 और 1 ये ख़त्म हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से सबस्ट्रेट भी ब्लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है C4 बाइंडिंग प्रोटीन। C4 बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? एक्ट इन सिमिलर वे in a lectin and the classical pathway as FH does in alternative pathway. अब इसका फंक्शन भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने फैक्टर H का फंक्शन पढ़ा ऊपर, ठीक है। ये भी अल्टरनेटिव पाथवे में एक और क्लासिकल पाथवे में अहम रोल अदा करते हैं। ये भी आपके पास बिल्कुल फैक्टर 1 के तौर पर काम करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये C4 प्रोटीन को क्या करता है? C4 प्रोटीन में जो C4b होता है उसको डिग्रेड करता है। कहाँ से? इस कॉम्प्लेक्स से, C4DG, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में आपके पास C3 कन्वर्टेज डिग्रेड हो जाएगा। बाइंडिंग C4 एंड इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ C2a हेंस इनहिबिटिंग। अच्छा, जब कभी आपके पास C4b ख़त्म हो जाएगा या C2a, तो इसकी वजह से C3 कन्वर्टेज भी रुक जाएगा। ज़ाहिरी बात है, जब C2a और C4b नहीं आएगा तो C3 कन्वर्टेज किस तरह आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सरफेस राउंड रेगुलेटर। ये हमने पढ़े फ्लूइड रेगुलेटरी। अब हम पढ़ते हैं कि सरफेस किस तरह रेगुलेट होता है, वो पढ़ते हैं। उसमें पहला जो है आपके पास, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन कोफैक्टर प्रोटीन, ठीक है।
उसमें आपके पास CD6 भी हो सकता है। एक्ट ये सर्व एज अ कोफैक्टर टू फैक्टर 1 और ये क्या करता है, मीडिएट क्लीवेज, ये C3b को क्लीव करता है, C4b को क्लीव करता है दो प्रोडक्ट्स में, मुख्तलिफ प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से ये प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास होते हैं प्रोटेक्टिन। अब ये कौन से रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, ये आपके पास ऐसे सरफेस रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो कि C8 और C9 के साथ जैसे ही बाइंड हो जाते हैं तो ये क्या करता है, ये आपके पास यानी C5b और 7 के प्रोसेस को इनहिबिट करता है। जब ये इनहिबिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। अब ये क्या करेंगे, ये आपके पास C3 कन्वर्टेज को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो किस तरह रेगुलेट होता है, उसमें कौन कौन से पाथवे होता है, वो किस तरह एक्टिवेट होता है, उसको किस तरह सेल रोकता है, ये सारा था आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। उम्मीद है आप लोग को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हवाले से बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।